वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान। शायद बहुत सी खबरें आज मेरे पास हैं आप लोगों के लिए कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का जो है फ़ैसला हो गया है और अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब जो हैं वो बन गए हैं। उनका नॉमिनेशन होना, उनका प्राइम मिनिस्टर बनना, इसने पूरे मीडिया के ऊपर जो है वो बड़ी हाइप क्रिएट कर दी, कंट्रोवर्सीज़ की, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नियाज़ी साहब जो हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने आज़ाद कश्मीर के, इनको इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन से पहले जानते भी नहीं थे, ना ये कोई सीनियर रुकन है, ना सीनियर कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि जो तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर तरीन लोग थे उनको बाईपास करके इनको बनाया गया। और जो वजह सामने आ रही है मीडिया की इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर, वो कोई रूहानी रीज़न बयान किया गया है कि हल्का 13 हल्का 18 जो थी, 13 और 18 के मुतालिक कहा गया कि जी ये बरकत हिंसे इनमें से आप वज़ीर-ए-आज़म चुनें। तो उसके अंदर ये था कि 13 और 18, 13 में से ये थे, 18 में से एक और साहब थे, दोनों को हेलीकॉप्टर में बुलाया गया प्राइम मिनिस्टरशिप के इंटरव्यू के लिए इस्लामाबाद। और उसके बाद जो है वो इनके नाम पे कुर्रा फाल इसलिए भी निकली कि जो रूहानी पर्सपेक्टिव था उसमें उनको प्राइम मिनिस्टर को ये बताया गया था कि 13 और 18 खुशकिस्मत हिंसा साबित होंगे आपके लिए। और आइन तो अब्दुल कयूम नियाज़ी, आइन से उस्मान बुज़दार साहब, आइन से इमरान खान साहब, आइन से आरिफ अलवी साहब, ये बात किस हद तक सही है किस हद तक गलत है, इस पर जानने की बात कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर कल से गर्दिश कर रही थी, जो फैसल वाडा साहब की ट्वीट आई कि बरतानिया की तरफ से बीमारी का बहाना करके मुल्क से भागने वाले भिगोड़े नवाज शरीफ का वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है, मुजरिम अपील में जाना चाहता है, ये सब कुछ। जिसके बाद हमने सबसे पहले तो रब्ता कर रहे हैं अदर जावेद साहब, हमारे हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑपरेशंस हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहते भी हैं, होते भी हैं, वहाँ कानूनी मामलात भी समझते हैं और नवाज शरीफ साहब से भी उनकी एज अ जर्नलिस्ट इंटरेक्शन होती रहती है। अदर जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए ये किस हद तक ये खबर सही है कि नवाज शरीफ साहब का वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है या हो चुका है और वो अपील में चले गए? कामरान साहब, ये झूठी खबर है। इसकी मैंने मुतअद्दिद 3 से 4 सोर्सेज से तस्दीक की है। इसकी होम ऑफिस के जराये से भी बात हुई है। नवाज शरीफ इस वक्त आज की डेट तक बिल्कुल लीगल स्टेटस पे यहाँ मुकीम है और उनका जो लीगल स्टेटस है उसको फिलहाल कोई खतरा नहीं। सिर्फ एक वजह से उनको निकाला जा सकता है, वो है अगर एक्सट्रेडिशन के तहत दरखास्त दी जाए। और मैं ये आपको ये कंफर्म इसमें ये करता हूँ कि शरीफ फैमिली चाहती है कि हुकूमत पाकिस्तान एक्सट्रेडिशन की दरखास्त दे। फिर उसके बाद जब वो जज के सामने वो सारी दस्तावेजात मुशर्रफ दौर से लेके यहाँ आखिर तक पनामा तक और जज अरशद बलद की वीडियोस वो सारे सबूत सामने रखें कि कैसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया गया। और ये भी मैं कंफर्म करता हूँ कि उन्होंने इस हवाले से उनका जो लॉ फॉर्म है उसमें तमाम काम कर लिया, तमाम चीजें उनके पास मौजूद है, तमाम फाइल बन चुकी है। और शरीफ फैमिली की इस वक्त शदीद ख्वाहिश है कि हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ, आप कह रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन की अगर एक्स्ट्राडिशन का केस करती है हुकूमत पाकिस्तान, तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बरतानिया की अदालत में जवाब के तौर पे नवाज शरीफ साहब जमा करा सकते हैं, जो आप कह रहे हैं बड़े जिससे बड़ा तहलका मच जाएगा? जज अरशद मलिक की वीडियो, जिसकी 3 वीडियो की मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट जहाँ से फोरेंसिक भी हो चुका है, फिर मुशर्रफ दौर से लेके जो पनामा केस में जो कुछ हुआ, जो इनकी तमाम एविडेंस एज ए प्राइम मिनिस्टर जो भी चीजें थी इनके पास, वो तमाम एक फाइल तैयार हो चुकी है। और शरीफ फैमिली इस वक्त चाह रही है कि हुकूमत पाकिस्तान, बल्कि वो दावत देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को, जो मेरी बात हुई सोच से, कि वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस ले जाने के लिए सिर्फ एक दफा जो बरतानी अदालत से रुजू करे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो चीजें सामने लाई जाएंगी कि जिसके बाद जज जो है यहाँ की, क्योंकि बरतानी अदालत से आजाद है, वो उसमें सारी चीजें। एक और चीज कि जो इंटरपोल है उसमें अब तक की डेट में हुकूमत पाकिस्तान ने किसी किस्म की नवाज शरीफ को भी हवाले करने की भी कोई दरखास्त नहीं दी गई। राइट, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट हमें बताया कि ये जो खबर आई है जिसमें कहा गया कि नवाज शरीफ साहब का वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है, ये एक झूठी खबर है बादियुल नज़र में। और आप ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अभी लीगल स्टे उनका कायम है मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, और वो ये चाह रहे हैं कि हुकूमत एक्स्ट्राडिशन का केस दायर करे ताकि नवाज शरीफ साहब जज अरशद मलिक की वीडियो समेत और दूसरे एविडेंस जो हैं पाकिस्तान के मुक़्तदर जो है वो जैसे अदालती इदारे हैं उनके ऊपर भी वो पेश करें, जिनमें अरशद मलिक साहब भी शामिल हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मेरे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा होंगी, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब। फिरदौस साहिबा अभी तक तशरीफ़ नहीं लाई, उम्मीद है वो आ जाएंगी अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन मेरे पास जो एक और बड़ी अहम खबर है वो डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब जो है उनका इंटरव्यू है फाइनेंशियल टाइम्स को, और मैं चाहूँगा परवेज़ हुद भाई से स्टार्ट करूँ उसका, जिसके अंदर उन्होंने ये बरमला एतराफ़ किया है कि उनको समझ नहीं आ रही। उन्होंने शिकायत की है कि जो बाइडन जो है, मैं आपको पढ़ के सुनाया तो क्या लिखा हुआ है इसमें, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैज़ कंप्लेंड अबाउट जो बाइडन्स फेलियर टू कॉन्टैक्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एज वाशिंगटन सीक्स हेल्प टू स्टॉप द तालिबान टेकिंग ओवर अफगानिस्तान। मोईद यूसुफ साहब को समझ नहीं आ रही
कि जो बाइडन ने इतनी अहम कंट्री, इतने अहम प्राइम मिनिस्टर, खित्ते की सेंसिटिव तरीन हालात के तनाजुर में भी इमरान खान साहब को अभी तक फ़ोन क्यों नहीं किया? परवेज़ हूद भाई साहब, आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इन तमाम मामलात में भी। ये शिकवा जो किया है मोई यूसुफ साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए, आपके ख्याल में क्यों नहीं किया रब्ता अमेरिका ने अहम तरीन कंट्री, अहम तरीन प्राइम लीडर इमरान खान साहब से अब तक? भाई एक बात तो ये है कि हमें कोई इतना ज़्यादा अफसोस भी नहीं होना चाहिए। आखिर अगर नहीं किया तो क्या बात है, कोई इसमें कोई इससे आसमान नहीं गिर पड़ेगा। और इसको इस तरह से ऐलान करना फाइनेंशियल टाइम्स के सामने या बयान करना, मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की हतक होती है। क्या हमारी इज़्ज़त इसी में है, हमारी आबरू इसी में है कि अमेरिका का सदर यहाँ इमरान खान को फ़ोन करे? नहीं करता तो ना करे, हम क्यों उनकी मिन्नतें कर रहे हैं? फ़ोन ना करने की वजह आपने पूछी जी, असल बात ये है कि किया क्यों नहीं? इतना अहम जी ये इलाका है और अहम खित्ता है ये। जी सर, इसलिए कि उन्हें पता है कि पाकिस्तान वही करेगा जो उसको करना है, यानी कि तालिबान को तो वो सपोर्ट करेगा और फ़ोन करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये कहते तो हैं कि हमने तालिबान को कभी सपोर्ट किया ही नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि हमने किया है। और ये मुशर्रफ के ज़माने से बात चली आ रही है और आज भी ये बात दुरुस्त है। आखिर आप ये देख सकते हैं कि जो इनके शूरा थे वो कोयटा में थे, पेशावर में थे, हम इससे इनकार करते रहे, लेकिन दुनिया देख सकती है, हर एक बंदा जो है वो देख सकता। और अमेरिकनों को अब ये पता है कि उनकी यहाँ लीवरेज बहुत कम हो गई है। पहले तो हम उनसे ठीक ठाक पैसा लिया करते थे कोएलिशन सपोर्ट फंड्स से, लेकिन अब उन्हें पता है, अमेरिका को पता है कि अब हमने अपना सब कुछ चीन से हासिल करने का इरादा किया हुआ है। लिहाजा अमेरिका जो कहे ना कहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो फिर बाइडन अपना वक्त क्यों ज़ाया करे इमरान खान को फ़ोन करके? आखिर उसके पास ढेर सारे और काम है, उधर कोविड लगा हुआ है, उधर चीन के साथ उनकी मुखासमत चल रही है। तो पाकिस्तान तो अब एक छोटा खिलाड़ी। परवेज़ हूद भाई, आप कह रहे छोटा खिलाड़ी, लेकिन अफगानिस्तान में अगर तालिबान का होल्ड हो जाता है तो इमरान खान साहब, जैसे आप खुद भी फरमा रहे हैं कि उनका, आप भी फरमा रहे हैं, आप ना भी अगर कहें तो लोगों का परसेप्शन ये है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है हमेशा, उनको लोग पहले तालिबान खान भी कहते थे। तो आप ओवरऑल अफगानिस्तान में अगर तालिबान की गवर्नमेंट हो तो पाकिस्तान में एक अच्छे ताल्लुकात नहीं देख रहे तालिबान के साथ, जबकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो? बिल्कुल, यही तो उम्मीद थी ना हमें कि वहाँ तालिबान इंडिया को नहीं आने देंगे और इस तरह से पाकिस्तान महफूज रहेगा। और बस एक ही सोच ने हमारी स्ट्रेटजी को तय किया था, और वो ये कि उधर हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाएं, यानी कि अगर हमला इंडिया की तरफ से हो तो पाकिस्तान की फ़ौजें जो हैं अफ़गानिस्तान में जाकर पनाह ले सकती हैं, कि वहाँ हमें मज़ीद इतनी गहराई मिलेगी, इतनी डेप्थ मिलेगी कि पाकिस्तान को उससे तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। तो अब ऐसा नहीं है, यही वजह है कि दहाइयों से हमने इस पॉलिसी के ऊपर अमल किया है। ठीक सर, अब ऐसा नहीं है आपके ख्याल में? अब भी तो ऐसा ही है अगर तालिबान आ जाते हैं पावर में? अब तो वो आ ही गए ना, अब तो सिर्फ वक्त की बात है कि हाँ आए। मैं तो समझता हूँ कि बस अब सिर्फ चंद महीनों की बात है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने शहरों का वहाँ मुहासरा किया हुआ है, लेकिन हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि क्या ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है कि नहीं। देखिए, इससे पहले तो हमने ये देख लिया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो खुद तालिबान हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या हशर किया, और यही वजह है कि यहाँ ज़रबे अज़ब करना पड़ा, यही वजह है कि यहाँ फसाद करना पड़ा। और जो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ था वो तो तालिबान ही ने किया ना। अब पाकिस्तानी तालिबान हो या अफगान तालिबान हो, नजरियाती तौर पर तो एक ही हैं। बिल्कुल सही। तो ये आप कह रहे हैं लम्हा एक फिक्रिया। मैं दोबारा डॉक्टर साहब के तरफ आता हूँ, जरा थोड़े सियासी मौज़ूआत पे भी बात कर लूँ। फिरदौस अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन कर लिया। फिरदौस साहब भाई, जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर लगाए गए उसके ऊपर मीडिया की खबरें चल रही हैं कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि हल्का 13, हल्का 18 जो है वो बड़ा मुबारक हिंसा होगा और आइन वाला नाम जो है बाबरकत होगा।
अईन फॉर उस्मान साहब, बुज़दार साहब, अईन फॉर इमरान खान साहब, आपका इस पर क्या टेक है? आप समझती हैं कि ये मेरिट पे लगाए गए या ये कोई किसी ने उनको मशवरा दिया है, कि रूहानी मशवरा दिया जो कि मीडिया पे चल रही हैं खबरें, उसकी बुनियाद पे लगाया गया अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो पीटीआई के सेंट्रल हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं और उनका पीटीआई के मसलसल हरावल दस्ते के अंदर एक बड़ा यूनिक रोल रहा है और उन्होंने इमरान खान साहब की जदोजहद में हिस्सेदार रहे हैं। और एक वर्कर को और एक कारकुन को और एक मसलसल उनके साथ जदोजहद करने वाले एक आम शहरी को अगर इज़्ज़त मिली है तो हम सबको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े सरमायादार या वो बड़े बड़े सियासतदान ही तो सिर्फ उन्होंने ही तो नहीं ठेका उठाया हुआ कि वही कहीं प्राइम मिनिस्टर। तो जो मीडिया पे खबरें चल रही है कोई रूहानी एलिमेंट है, वो आप कह रही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रूहानी एलिमेंट का जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं, उनकी जदोजहद, नियाज़ी साहब की जदोजहद, उनका पार्टी के लिए मुसलसल जो है वो अनथक मेहनत और खान साहब के साथ जो उनका साथ है जी, इसी वजह से वो सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पीटीआई हैं। अच्छा, वो आप सही फरमा रही है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था मसला ये कि ये अब्बासपुर का जलसा जो भी हुआ कश्मीर का, उससे पहले तक तो प्राइम मिनिस्टर का नाम भी नहीं जानते थे। दिखा दें जरा। अब्दुल कय्यूम नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। जावेद लतीफ़ साहब, वैसे तो वो कह रहे हैं मेरिट पे, लेकिन देख लें अगर इमरान खान साहब को जानते भी नहीं थे फिर भी लगा दिया मेरिट पे। बिल्कुल मेरिट बनता है भाई। जिस मेरिट पे आप देखें इमरान खान को लगाया गया, उसी मेरिट पे आप देखें बुज़दार साहब को लगा दिया गया, महमूद खान को लगा दिया गया और उसके बाद अब्दुल कय्यूम खान को लगा दिया गया। और क्या एतराज़ है भाई? एक बंदा इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं जानते थे लेकिन था तो आम आदमी ना। अच्छा मेरी अर्ज़ सुने ना, इसी तरह आम आदमी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर लगा दिया गया और जो गुल खिलाए 3 सालों में और जो गुल खिला रहे हैं बुज़दार साहब 9 माह के। हाँ, एक बात बड़ी अच्छी मेरी बहन ने की, उन्होंने कहा कि ये जॉइंट सेक्रेटरी थे और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। इसी तरह जिस तरह बुज़दार साहब 9 माह पहले शामिल हुए ये 2019 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और इसी तरह 9 माह पहले अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब शामिल हुए। ये 9 का हिस्सा भी बड़ा अहम है कि वो भी 9 माह पहले आए, ये भी 9 पार्टी तीसरे नंबर पे आई है। जो चाहे कहो, जिन्हों चाहे बिरादरों की मर्जी। अच्छा, अब आ जाएं जो आप तीसरे नंबर पे हमें लेकर आए हैं। हाँ, क्योंकि हमें लाया जाता है, हम आते नहीं है कश्मीर की। अच्छा, वैसे तो मैं मुबारक देता हूँ अपनी बहन को। जी जी, खुशी और बहन मेरी आज अगर गुस्सा ना फरमाएं, अमन से, शांति से, तहम्मुल से सुन लें। उन्होंने जो करना है उन्होंने करना, तुसी एनी ओना करो। नहीं, मैं डरना है ना, बिल्डअप ना बनाओ। उन्होंने जो करना है, अग्रेसिव खातून ने वो छड़ दी, उन्होंने यूएसपी है वो 50 बंदियां दे भारी ने। चलो आगे चलो, नहीं कुछ हक नहीं, आराम ना करो। अच्छा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज करांगा कि इनके हवाले अगर डस्का का इलेक्शन होता ना, मुकम्मल तो जीत के दिखाया मैडम ने भाई, प्राइम मिनिस्टर मुबारकबाद दिए ने। ये डस्का का इलेक्शन भी जीत सकती थी जिस तरह इन्होंने PP 38 का इलेक्शन जीता। कैसे जीता जी? हाँ, यस, इन्होंने 27 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, 24 जुलाई और 27 जुलाई तक इन्होंने इंटरव्यू बाकायदा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के, वही लगाए गए जो मेरी आपा ने सेलेक्ट किए कि ये होने चाहिए। बात है, उनकी सिग्निफिकेंस है। यस, मैं तो खुश होता हूं, मैं तो मुबारक दे रहा हूं कि आप जेलस ना फील किया। अच्छा, मैं जेलस नहीं, मैं कहता हूं कि 2018 में इतना शोर उठा, वावेला उठा कि खलाई चीज़ें आ गई और ये हो गया। मैं कहता हूँ उस जगह सिर्फ मेरी आपा फरदौस आशिक अवान को बिठा दिया जाए, बाकी खलाई चीज़ों को अलग भी कर दिया जाए तो ये फिर जीत के दिखा देंगी। इतनी काबल। आप इसका भी जवाब दे दें कि जो वाटा साहब ने कहा ना कि भगोड़े नवाज शरीफ का वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है, अगर वाकई हो गया और हमारी खबर भी गलत होगी फिर क्या होगा? जावेद लतीफ़ साहब कट्ठे जवाब दूंगा। मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये बड़ी बदकिस्मती है कि कोई गंडापुर साहब, सॉरी क्या नाम है उनका, गंडापुर, गंडापुर, सॉरी,
गंडापुर भाई ये साहब नहीं, वो ज़्यादा आजकल चल रहा है मीडिया पे, तो यही नाम तो मैं गंडापुर साहब है, गंडापुर साहब, अमीन गंडापुर। अच्छा, गंडापुर साहब या ये साहब जो हैं, ये सारे साहब जो हैं सिर्फ एक बात बता दें, और ये मैं बात वाज़ेह इनको कह रहा हूँ, पूछ लें क्या है कि अगर ये जुर्रत करें, जो अभी आपने क्लिप उनका सुनवाया, वो साहब जो लंदन से आपके नुमाइंदे हैं, अदर जावेद साहब, हम तो कह रहे हैं कि ये लेकर आए कोर्ट में, और ये ना लाए तो देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं है। मैं हमने आपका नेशनल, point एक समझ सेकंड, नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे हम जो कुछ हमारे पास सबूत है, वो आप दिखाएंगे। अरशद जज के नहीं सबूत, और भी बहुत सी शख्सियात मेरे साथ रहेगा जिनके सबूत अच्छा, हैं। फिरदौस अहवान साहब, जरा मुझे एक बात समझा दीजिए कि ये जो खबर आप लोगों की तरफ से आई कि जी नवाज शरीफ साहब का वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है, हमारे जो हेड इंटरनेशनल है अजहर जावेद साहब, उन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर है, उनका वीज़ा इंटैक्ट है। और उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट उन पर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का मुकदमा करे, ताकि उसके बाद वो जज अरशद मलिक समेत तमाम वीडियो और हकायक जो है बरतानिया की अदालत में जमा करा के ये साबित करें कि किस तरह उनको जो है वो बायस तरीके से, गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट फिरदौस साहिबा? जी कामरान, सिर्फ मुझे 1 मिनट पहले जी, ये जी। दे दें कि जो खराज तहसीन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने मुझे पेश किया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी जी, और उनको पता है कि एक कारकुन जो होता है वो हर दाव पेच इस्तेमाल करता है अपने हलके से जीतने के लिए, और जो इल्ज़ाम तराशियाँ इन्होंने की हैं वो इन्हें समझ आ जानी चाहिए कि माशाल्लाह से ये बदला हुआ पाकिस्तान जो है और बदला हुआ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह खुलेआम इंटरव्यू की इजाज़त ना देता था और ना हुए। सिर्फ एक रियलिटी हुई कि आप जो इस वक्त तितर बितर थे और आपके वर्कर जो डिमोरलाइज थे और जो 2 बयानियों में फंसा कारकुन था, उसने उनको आपने रास्ता आज़ादी दिखा का ऐलान किया और हमारे बयानिए पे उनको आपने रास्ता दिखा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानिए पे उन्होंने आके बैठ थामा और शेर को वहां से भगा दिया। वेरी गुड। अब आ जाओ जरा नवाज शरीफ साहब पे। एक अगर इजाजत दे दे, अगर जान की दूसरी ईमान चीज पाऊं, जो इन्होंने जान की चलो ईमान सुन लें, इनकी भी सुन लें बेचारों की। जी अभी नहीं, जान- अभी आपका अभी आपने नहीं, खेल अभी नहीं लिया, जी। आपने मैं खेल इसके बाद लिया। जी। अब सिर्फ एक चीज फिरदौस साहब। सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि ये इनका 40 साल का अजारादारी का साथ जुड़ा हल्का था। ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस कैंप था और जिसको हमने हराया वो ज़िला सियालकोट का नून लीग का सदर था। जी जी, और ये एक ऐसा ख़ानदान था जिसकी सियासी जड़ें बहुत गहरी थी। एक सेकंड, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब सिर्फ और सिर्फ फिरदौस एक साहब, credit सियालकोट का आपको इलेक्शन मैं हो गया, दे मुझे दें। सिर्फ बता दीजिए नवाज शरीफ साहब अगर पे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी आप इसलिए नहीं कर रहे कि उनके पास एविडेंस बहुत है आप लोगों के खिलाफ, जज अरशद मलिक की वीडियो वगैरह जो बरतानवी अदालत का हिस्सा बन जाएगा एविडेंस का? बात ये है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये गीदड़ बबकियाँ, ये सारे के सारे ब्लैकमेलिंग हरबे और ये सारे का जो सारा एजेंडा और टारगेटेड बयानियाँ हैं, ये सुन सुन के हमारे कान थक गए हैं, पक गए हैं। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी काफ़ी ताज़ा दम हो के सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के ये भी यहाँ आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बयानियाँ जो है कि किस तरह से जो है, अच्छा आप देख लेना, फिर देख लें अब हमारे दरख्वास्तों में आ गए हैं, उनको तरले मिलते आ गए। अब कमजोर आदमी की बात बात तो कंप्लीट सुने। हो जाए जो बस इनकी। वीडियो हमारे पास है, अच्छा, जो वीडियो आपके वीडियोस पास, हमारे अल्लाह खैर। पास हैं, अच्छा एक सेकंड, जो इनकी स्याहकारियां और वीडियो काले तक तो करतूत स्याहकारियों की वीडियो आप अगर लोगों जो के पास। मार्केट में आ गई अच्छा, तो उन इनमें मेरी से तेरी कोई स्याहकारियां ना भी निकलो, इनमें से मेरी कोई बात भी तो मुंह सुनो। दिखाने के काबिल नहीं मैं रहेगा। कहता हूँ ये तो मैं सुन नहीं सकता, ये जो आपने बात कह दी है मैडम, वो तो ले ही आए, दुनिया बड़ी खुश होगी। अच्छा मेरी बात मैं जरा सुने। परवेज साहब को मैं चला जो कुछ नहीं 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 एक जवाब सेकंड दे। मुझे, जी, जी, नहीं नहीं मैनू थोड़ा मौका दियो। स्याहकारियां वीडियो थोड़ी नून लीग नहीं नहीं मेरी बात सुने, आपा ना मेरी स्याहकारियां ना आपकी स्याहकारियां ये ना कोई सामने लेकर आए, ठीक है। हाँ एक बात आपसे वादा कर रहे हैं, आपा जब जब नवाज शरीफ को निकाला गया, जिसने निकाला, जिसने सजाएं दिलवाई, ये सारे प्रूफ हमारे पास हैं। अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ आप बेशक PP 38 का इलेक्शन
जिस तरह आपने मैनेज किया, आपको यकीनन पीटीआई की तरफ से शाबाश मिलनी चाहिए। और मैं आपको शाबाश इस चीज़ की दे रहा हूँ कि खलाई चीज़ें जो हैं आपने उनको भी मान दे दी, और आपने जो अकेले जो काम करके दिखाया है, आपके ज़ुम्मे पाकिस्तान का इलेक्शन लगा दिया जाए 100% आप रिजल्ट देंगे, ये बात दुरुस्त है। मगर ये आपको कहता जाऊं कि जो होने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में, जो इमरान खान साहब को लगाने के बाद 3 सालों में हुआ है, उसने उम्मीद ख़त्म कर दी है कौम की, जिसकी वजह से आज एक सेंटर पावर पाकिस्तान की होने की बजाय पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सेंटर पावर बन चुकी हैं, जो पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए एक ख़तरा है, महसूस किया जाना चाहिए। ये कमाल है आपका, मगर इस कमाल को ज़्यादा देर लगेगी नहीं, अब ये कमाल जो है बीच चुराहे फुटने वाला है। राइट, परवेज हुद भाई साहब मुझे बता दीजिए सर, डेमोक्रेसी ये कमाल अब बाकमाल होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ 1 मिनट, जरा मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल राय भी ले लीजिए। फिरोज भाई ये बता दीजिए थोड़ा सा कि पाकिस्तान की जमहूरियत को जब लोग बाहर से भी देखते हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर उन्होंने जो जो बातें कहीं, अगर हमने उसको रिजेक्ट किया है, नवाज शरीफ साहब जिस तरह के बयान देते हैं, वो हालांकि अदालतों में स्कॉलर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे पास वो एविडेंस है कि मैं बता दूंगा कि किस तरह अदालतों ने मेरा वो किया, मेरे साथ बदसलूकी हुई कानून के नाम के ऊपर। व्हाट्स योर टेक, इन 3 सालों में पाकिस्तान इंसाफ की तरफ आया, या पाकिस्तान हक की तरफ आया, पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ की तरफ आया, या पाकिस्तान उससे दूर गया? परवेज हुद भाई साहब। भाई हमें तो ये बताया गया था कि यहाँ रियासत मदीना कायम होगा, कि इधर इंसाफ होगा, कि आम आदमी को भी इंसाफ मैसर होगा, लेकिन किसी से भी पूछिए तो वो तो कहते हैं कि बिल्कुल कोई हमें फ़र्क ही नहीं दिखाई देता। जहाँ तक करप्शन की बात है वो वैसे ही है जैसे पहले थी, महंगाई बढ़ी है। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक़ है, पहले ज़्यादा खुला होता था, हम ये देखते हैं कि मुशर्रफ के ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा खुला था, उसके बाद उसके ऊपर कुछ कुछ कदगनें लगने लगी, लेकिन अब तो माँ सिवाय 1-2 चैनल्स के और तो कोई देखने के काबिल ही नहीं है, हर तरफ गवर्नमेंट की लाइन ली जाती है। तो जमहूरियत तो अब दूर की बात होकर रह गई है। पहले भी पाकिस्तान में कुछ इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब तो लड़खड़ा रही है। ये तो हम खुद देख रहे हैं, लेकिन बाहर वाले और ज़्यादा इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि उनका किसी एक पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं बनता। वो देख सकते हैं कि हर एक जो है वो दूसरे को दबाता है जब वो ऊपर आता है, जब उसके हाथ में बागें दी जाती हैं। तो हाँ, बाइडन ने अपने बात यहाँ से शुरू की थी कि बाइडन ने इमरान खान को क्यों नहीं फ़ोन किया, इसलिए कि यहाँ कोई सियासी निज़ाम काबिल क़दर नहीं है। यहाँ जो हम सरकारी तौर पर झूठ बोलते हैं, यहाँ जो हम अपनी अक़लियतों के साथ करते हैं, तो पाकिस्तान का कोई इतना अच्छा तासुर नहीं बनता है दुनिया में। जहाँ आप जाएं तो हरा पासपोर्ट अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। तो ये इस बात की दलील है कि अब हमें, तो आप कह रहे हैं दुनिया इसलिए हमें सीरियसली ले रही है, हालांकि मैं ये समझ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के आने के बाद पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी। इन तमाम चीज़ों पे गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी लेंगे। इस वक्त जो है वो अगले साल जो है इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाली है पाकिस्तान में। अभी भी जब इलेक्शन हो रहा है, अभी कश्मीर का उखटा, इवन जो प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी है, उसको डिस्प्यूट बना दिया जाता है। तो अगला इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा क्या हमें यकीन दहानी करा सकती हैं, किस तरह अपोजिशन के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, ये सबसे अहम बात है। इस पर बात पूछेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत की तरफ से पेशकश एक्सेप्ट की गई, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मुफाहमत की, और लोग बड़े खुश होने के साथ ये भी कह दिया गया कि नवाज शरीफ साहब जैसे भगोड़े और मरीम नवाज साहिबा जैसी शख्सियत से बात नहीं हो सकती, इरेलेवेंट है वो। फिरदौस साहिबा, अगर हमने एक स्मूथ ट्रांजिशन करनी है, डेमोक्रेसी को आगे लेके जाना है, तो आपको लगता नहीं कि हमें सबके साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी, एक दफ़ा उसमें नवाज शरीफ साहब को भी डालना पड़ेगा ताकि मामला आगे चले? देखिए कामरान, किसी के साथ हमारा ना तो ज़ाती अनाद है, ना कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई कत्ल के वैर है, ना कोई जायदाद के झगड़े हैं।
ये सारे का सारा जो शरीफ फैमिली के साथ एक कानूनी अमल चल रहा है, वो आपके पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो नैब हो, एंटी करप्शन हो, या दीगर तमाम जहाँ जहाँ अदालतों के अंदर ज़ेर समात मुकदमात हैं, उसकी अक्सरियत को अगर आप देखते हैं तो उनमें से कोई भी इस हुकूमत ने वो मुकदमात नहीं बनाए। पनामा इशू है तो वो भी आप हमारे से पहले का है, उसके बाद इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी हमारे से पहले के हैं। तो ये हुकूमत सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस को बाख्तियार बना के रूल ऑफ लॉ को इंश्योर कर रही है, किसी के साथ हम इंतकाम नहीं ले रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो डेमोक्रेटिक नाम्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं और जो एथिक्स हैं और जो हमारी पार्लिमानी रवायात हैं, उन सब को अगर आप सामने रखते हैं तो किसी भी सियासी शख्सियत की दूसरी शख्सियत के साथ कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं होती। आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, प्लेटफॉर्म डिफरेंट होते हैं। आपको लगता नहीं इमरान खान साहब जो है वो हर एक के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, सिवाय नवाज शरीफ साहब के, और जाती बन गई हुई है, और ये मुल्क के लिए शायद इतनी अच्छी ना हो अगर हम इकट्ठे नहीं खड़े होते किसी एक नुक्ते पे एटलीस्ट नेशनल। देखिए वो जाती इस हद तक है कि जहां पाकिस्तान का नुकसान है, अवाम का नुकसान है, वो हमारी जो काज को डैमेज करता है, जो काज को कोई भी शख्सियत जो है वो हर्ट करे, तो वो इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन, इमरान खान का दुश्मन है, अवाम का मुखालिफ। तो फिर दो साहब आप ये कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब से बात हो सकती है, नवाज शरीफ से नहीं हो सकती, यही कह रही हैं आप? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कब कहा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो गंगा जमुना नहा चुके हैं और वो साफ शफाफ डिक्लेयर हो चुके हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इनके अंदर, फैमिली के अंदर जो इंटरनल रिफ्ट और फाइट है, उसके दोनों बयानियों के अंदर फंसे हुए जो तीसरा नैरेटिव है कि इनके अपने कारकुनान जो हैं वो ये चाहते हैं कि इनकी क़यादत जो है वो जो मुतनाज़ा बयानात और इंतहा पसंद रवैया है और पुरतशद्दुद किस्म की इनकी गुफ्तो शनीद है, उसको मॉडरेट करें। बिल्कुल और ठीक ये है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिस तरह टकराव की पॉलिसी की बजाय ये मफामत की पॉलिसी की तरफ आएँ, और अल्टीमेटली जहाँ जिस पे केसेस हैं, लेट दी कोर्ट सेटल दैट। ये बिल्कुल आपने वजह बात फरमाई है कि लेट द कोर्ट डिसाइड। जाती कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं ठीक है सर, जाती झगड़ा नहीं है, आप अपनी क़यादत को जी बिल्कुल कानून से कोई मुबर्रा नहीं है। नो वन इज अबव द लॉ। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत में है या अपोजिशन में है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक चूंकि प्रोग्राम से पहले परवेज साहब ने बड़ी एक ऐसी मुतनाज़ा किस्म की गुफ्तगू की, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए उन्होंने जिस किस्म का पोर्ट्रेट किया पाकिस्तान का इमेज, और जिस तरह की उन्होंने हाका कशी की और तस्वीर खींची, वो यकीनन तस्वीर का एक रुख उन्होंने देखा। जो दूसरा रुख है तस्वीर का, जिसके अंदर एक आज़ाद मीडिया, वाइब्रेंट मीडिया और हर तरह से खुद मुख्तार मीडिया और अदारे अपना काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर, अच्छा चले वो पैमरा का, अच्छा आपका पॉइंट आ गया, मेरे वक्त की किल्लत है, मैंने फिरदौस साहिबा वो पैमरा का नोटिफिकेशन तो वापस करा दें, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस्लामाबाद में पानी शानी दिखाया गया है, वो पैमरा शायद मुबैना तौर पर मेरे इल्म में आया कि नोटिस जारी कर रहे हैं उन चैनल्स को जो दिखा रहे हैं उसको। तो आज़ाद मीडिया अगर है तो थोड़ा उसको तो ज़रा संभाल लें कि पैमरा के रूल्स जो हैं वो किस तरह अप्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप अपनी शॉर्टकट वे में बताऊं, आप इलेक्शन भी जीत सकते हैं। आपकी वकालत का हक मुझे है, और आपकी मैं वकील भी हूं और मीडिया के तर्जमान भी हूं। बहुत शुक्रिया। आप अपनी क़यादत चेंज कर लें। नवाज शरीफ वैसे मुल्क से बाहर है, इलेक्शन में उन्होंने आना कोई नहीं, नाअहल हुए में, मरीम नवाज साहबा 7 साल की नाअहल है, इन दोनों को छोड़े, शहबाज शरीफ के साथ आगे चलें। अर्ज करने का मौका दें। इस सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा। मैं पहले इसका जवाब देता हूँ जी। गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ फैमिली आज से नहीं, 1993 से गद्दारी, करप्शन के इल्ज़ामात लगते आए, उनको हटाया जाता रहा, और ये मसला लोकल नहीं है। इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान को कभी भी मुस्तहकम नहीं देखना चाहती, माशी तौर पर कमज़ोर देखना चाहती हैं, मांगने वाला देखना चाहती हैं, जिस वजह से भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक
लोकल जो शख्सियात हैं वो उनके आलाकार बनती हैं, उनको कंधा देती नवाज शरीफ हैं। से क्या दुश्मनी जी किसी की? आप फिर ये देख लेना, अगर नवाज शरीफ मोटरवे ना बनाते तो 93 में कौन सा करप्शन का इल्ज़ाम लगा था भाई, आपने उसको उठा दिया। आपने 98 में न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को बनाया, कौन सा करप्शन सर मुझे एक सवाल का जवाब दे दोबारा। आप इस मुल्क की खातिर नवाज शरीफ साहब को साइड पे करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते? वजह इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को जो सर्व करे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, वो नवाज शरीफ हो, वो बेनज़ीर भुट्टो हो, आपकी डिमांड पे, आपकी ख्वाहिश पे उनको अलग इसलिए कर दिया जाए कि वो कहते थे वो पाकिस्तान के आईनी इदारों में हमलावर हो गए, जुडिशरी पे हो रहे हैं, फौज पे हो रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है। मेरी बात सुने ना, अगर आप मुझे ये बताएं कि अदारों में बैठे लोग जो हैं अगर वो गलतियां करते हैं, मावरा आइन कोई कदम उठाते हैं, तो क्या आप उनको सलूट करते रहेंगे? क्या आप उन पर उंगली नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे? और आज अगर आप ये कहें कि कंप्रोमाइज करके हुकूमत बना लें, तो हम ऐसी हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है जो आइन कानून से मावरा हो। ये शहबाज शरीफ को समझाया? एक सेकंड, मगर मैं इससे बड़ी एक दो चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल का जवाब दे दें। शहबाज शरीफ तो इस तरह कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, वो कह रहे हैं सब कुछ भुलाने को तैयार हूं, किसी एक फर्द की गलती नहीं, किसी एक इदारे की गलती नहीं। देखें, आपका प्रेसिडेंट ये कह रहा है। मैं एक बात बता दूं, प्रेसिडेंट हो या कोई आम वर्कर हो, जो भी ये राय रखता है कि आइन कानून के मुताबिक अदारों को काम नहीं करना चाहिए, आइन कानून के मुताबिक हुकूमत नहीं बननी चाहिए, वोटर्स जो हैं, जो भी ये राय रखता है, जो भी ये राय रखता है, वो किसी तौर पर भी ना इस आइन के से मुखलस है, ना नवाज शरीफ से मुखलस है। मैं कहता हूँ मैं भी क्यों ना हूँ, हर कोई शख्स जो है इस आइन की बालादस्ती। अब मैं दो तीन चीजें जो मेरी बहन ने कहा, इन्होंने कहा इंटरव्यू खुलेआम होते हैं। भाई आपने सर्किट हाउस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के इंटरव्यू लिया, खुलेआम नहीं लिए। दूसरा, आप ये एक बात करते हैं न्यूक्लियर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, एक सेकंड नहीं, वो गुजरांवाले में किया था आपने, मगर मैं आपको ये कहूंगा कि आप भी इमरान खान को, मेरी बात तो सुन लेना, ना किया करें। अच्छा, आपकी तारीफ कर रही है, आपकी इलेक्शन, लेकिन एक सेकंड बोले। मैं ये कहता हूं न्यूक्लियर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर ये दुनिया में दुहाई दे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मेरी चार कॉल मैंने की वो सुनता नहीं है, ये दुहाई दे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मुझे फोन नहीं करता, तो न्यूक्लियर पावर है कहाँ? दूसरा, मैं आपको ये कहूंगा, आपने कहा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो गया। ओ भाई, आपने तो नजीर चौहान का अपडेट कर दिया, आपसे तो हर चीज की तवक्को रखी जा सकती है। मैं एक मिनट जरा उनका भी राय ले लूं, इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। परवेज हुद भाई साहब, तस्वीर का आपने एक रुख दिखाया, दूसरा रुख फिरदौस साहबा ने आपको बताया है। क्विकली योर टेक, फिर फिरदौस साहबा रिस्पॉन्ड करेंगी दोनों को। दूसरा रुख कौन सा? देखिए, पहली बात तो ये है, फिरदौस साहबा एक मिनट, डॉक्टर साहब के बाद, एक मिनट डॉक्टर साहब के बाद, फिरदौस साहबा यार जी डॉक्टर साहब के बाद। जी डॉक्टर साहब, दूसरा रुख आपने नहीं दिखाया जो उन्होंने बता दिया। किस रुख की बात कर रही हैं? क्या इधर कौन से बड़े कारनामे हैं जो दुनिया को दिखाए जा सकते हैं? क्या यहाँ पानी का मसला हल हुआ? हमें ये बताया गया था कि डैमर भाषा डैम बनने वाला है, उसके लिए लोगों की तनख्वाहें काटी गईं, यहाँ अरबों रुपए जमा करने को कहा गया, लेकिन पता नहीं कितना जमा हुआ, उसका तो हमें कोई हिसाब ही नहीं मिलता है। फिर मुझे ये बताएं कि जो यहाँ आबादी बढ़ रही है, जिस तेज़ी से बढ़ रही है, राइट, उसका किसी ने कोई मंसूबा बनाया है कि इस मसले से हम कैसे निपटे? या फिर आप देखें कि इस वक्त जो इतना वावेला किया गया था कश्मीर के ऊपर, ये कहा गया था कि हर जुमे को हम बाहर निकल कर खामोशी का 5 मिनट हम खामोश रहेंगे। वो एक दफ़ा हुआ, सिर्फ एक दफ़ा हुआ, उसके बाद सब घरों को चले गए। क्या किया कश्मीर के ऊपर? बस ये जो इधर श्रीनगर हाईवे है, कश्मीर हाईवे, उसको श्रीनगर हाईवे। आप एक इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं परवेज भाई, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक फिरदौस साहब का राइट है, एक जो मैं इकट्ठा जवाब दे दें। वो दूसरा पहलू है, वो मुझे बताइए कि वो है कहाँ? ठीक है, फिरदौस साहब दूसरा पहलू भी बता दीजिए। एक इकट्ठा जवाब दे लें। मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब ने किताब लिखी, जर्नैलों ने किताबें लिखी, इतराफ किया कि इलेक्शन चोरी होते रहे, इतराफ किया बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान से छोड़ दे, किताबों को छोड़ दे, जवाब देने गद्दारी फिरदौस साहब।
जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो परवेज साहब ने उठाया वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का उठाया और ये ठीक है। वैलिड पॉइंट है। और मैं समझती हूँ कि जो पॉपुलेशन मैडम जरा जावेद लतीफ साहब का जवाब दे दे, वक्त कम है मेरे पास। है और इसको कर्टेल करने की हमें अशद जरूरत है और उस पर तेजी से जावेद काम लतीफ हो साहब रहा का जवाब दे दे क्योंकि अगर है। जावेद लतीफ साहब की मेरे चूंकि भाई ने अपने दिल की भड़ास निकाली है तो मैं उसने सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो आइन और कानून से मावरा होके इस मुल्क के अंदर अपने गुलछड़े उड़ाने की कोशिश करेगा वो कोई भी होगा, कानून की छतरी उसको कानून की छतरी अपने नीचे ले। उसके लिए चलेगी। इसी में ब्रेक लूंगा जी, बड़ी खूबसूरत बात कह दी आपने। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका, आपसे इजाजत लेंगे, कल तक दीजिए इजाजत। दुनिया खबर की दुनिया।